हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आईआईटी जैम सीएसआईआर नेट के फिजिक्स वाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज की क्लास में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस, यानी कि लास्ट सेशन भी हमने लिया था, उसमें भी हमने स्टीरियो केमिस्ट्री के पीवाईक्यू क्वेश्चंस है वो डिस्कस किए थे। बच्चों, आज की इस क्लास में भी हम स्टीरियो केमिस्ट्री के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, कुछ ये क्वेश्चन आपके कुछ सीएसआईआर नेट में पूछे हुए हैं, कुछ गेट में पूछे हुए हैं, मतलब काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बच्चों, आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। क्लास नोट्स अपने रिवाइज करते रहिए, नोट्स अपने थ्योरी को रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो लास्ट सेशन में हमने ऑलरेडी टोल्ड यू कि कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे पीवाईक्यू से रिलेटेड। किसी बच्चे ने अगर वो सेशन नहीं देखा है तो आप ऑलरेडी उन क्वेश्चंस को कवर अप कर सकते हो, ऑलरेडी वो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल। आज के सेशन में भी हम बेसिकली स्टीरियो केमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे। दिस इज अवर लेक्चर नंबर 2 ऑफ द स्टीरियो केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो बेसिकली अगर हम लास्ट लेक्चर में देखें तो लास्ट लेक्चर में भी हमने स्टीरियो केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेशन किया था। आज भी हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेशन पार्ट 2 करने वाले for the IIT JAM students. I am not saying कि ये CSIR नेट वाले नहीं कर सकते, कर सकते बच्चे, गेट वाले बच्चे वो भी कर सकते, ठीक है। सारे बच्चे इसको बेसिकली यहां से कर सकते हो आप लोग। अगर हम देखें अगर हम देखें बच्चों, तो स्टीरियो केमिस्ट्री अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नेट के लिए हो चाहे वो गेट के लिए हो। तो लास्ट सेशन में हमने पीवाईक्यू क्वेश्चंस अच्छे से डिस्कस किए थे, ठीक है। तो अब आप प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। अभी हमारा क्या है, दिस इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फैब में तो आपका एग्जाम ही है। तो 4 महीने एकदम अच्छे से रिवीजन पे फोकस रखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस रखो, टेस्ट सीरीज पे फोकस रखो। अपने आप ऑटोमेटिकली टेस्ट में मार्क्स भी अपग्रेड होते रहेंगे, ठीक है। आपका रिवीजन मतलब चीजें एकदम टिप्स पे कर लो भाई अब तो, ठीक है। रैंक लेके आनी है, बहुत अच्छी रैंक लेके आनी है, ठीक है, जैम के पेपर में। और फिर उसको एक साथ सेलिब्रेट भी तो करना है, हम सेलिब्रेशन भी करेंगे बहुत अच्छा सा, आप लोगों को गिफ्ट्स भी मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो स्टीरियो केमिस्ट्री हमने शुरू किया था। नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा, ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री के बाद में नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा, नेक्स्ट सेशन होगा रिएक्शन मैकेनिज्म। नेक्स्ट सेशन जिसमें हम रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यू, कुछ डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन, प्लस अपने स्टैंडर्ड किताबों के क्वेश्चन, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन। तो चलिए देखिए, अगर हम बात करें बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पहले ये वाला क्वेश्चन, इन्होंने हमसे क्या पूछा हुआ, इन्होंने हमसे पूछा हुआ है कि द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द ओरिएंटेशन ऑफ ब्रोमीन एटम इन द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ ए एंड, यानी कि ए एंड बी वी हैव द दो मॉलिक्यूल है ए एंड बी, इनमें से हमें क्या बतानी है कि मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन, इन दोनों की आपको मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ड्रॉ, साइक्लोहेक्सेन की कंफर्मेशन से सवाल है, स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन की कंफर्मेशन से सवाल। अब आपको बताना है कि जो बीआर की पोजीशन है, ब्रोमीन एटम की पोजीशन, इनकी मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन में दोनों में एक्सियल पे होगा, एक में ए पे एक्सियल होगा या फिर एक पे इक्वेटोरियल होगा। मतलब बीआर की पोजीशन आपको डिफाइन करनी है कि वो एक्सियल है या इक्वेटोरियल। बट ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि इन्होंने हमसे पूछा क्या है, इन्होंने हमसे पूछा है मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन में ब्रोमीन की पोजीशन। तो फटाफट से एक बार ट्राई कीजिए क्वेश्चन को जल्दी से, मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन में ब्रोमीन की पोजीशन, जल्दी से फटाफट ट्राई करो बच्चों। ए बी सी डी, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट से। बोलो बोलो जल्दी से, क्या है आपका करेक्ट आंसर? हुआ सॉल्व? देखो, अगर हम देखें यहां से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें इसकी मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन बनाना, हम एक कॉरेस्पॉन्डिंग हम बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया चेयर फॉर्म ड्रॉ किया, तो दोनों मिथाइल हमारे कहाँ रहेंगे, अबव रहेंगे। लेट्स सपोज एक मिथाइल मैंने यहाँ पे पुट कर दिया अब,
और दूसरा मिथाइल मैंने यहाँ पे पुट कर दिया और इधर क्या कर दिया Br। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है। तो बोलोगे कि मैम अगर हम एक्सेल से शुरू करें तो एक्सेल वाले अबव रख के देखे तो देखो बच्चे, अगर हम लोग एक्सियल वाला अबव रख के देखें तो दिस मिथाइल इज अबव है। ठीक है, आगे कार्बन खाली है, यहाँ पे अबव द प्लेन मिथाइल है और यहाँ पे बिलो द प्लेन Br। तो बच्चों अगर मैंने अबव द प्लेन एक्सियल से शुरू किया तो दोनों के दोनों मिथाइल है वो हमारे एक्सियल पोजीशन पे आ रहे हैं और यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा 1,3 डायक्सियल पोजीशन है, वो 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन है वो देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से दैट विल बी द अनस्टेबल। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम इसको ये वाले स्टेबल कंफर्मेशन नहीं होगा, तो मुझे इसको इसी फॉर्म में रखना पड़ेगा। और कोई थर्ड चीज जो आप यहाँ से ट्राई करना चाहो कि नहीं नहीं मैम मैं तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना, और कोई चीज जिसको जो आप लोग इसको ट्राई करना चाहो कि नहीं मैम मैं इस तरीके से नहीं दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें बी की स्टेबल कंफर्मेशन, बी की स्टेबल कंफर्मेशन सबसे पहले यहाँ पे चेयर फॉर्म ड्रॉ। ठीक है, चेयर फॉर्म मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे अबव द प्लेन मिथाइल, अगर मैं यहाँ अबव द प्लेन मिथाइल रखता हूँ, नेक्स्ट वाले कार्बन पे बिलो द प्लेन मिथाइल, उससे नेक्स्ट वाला कार्बन क्या है खाली, और उससे आगे वाला मिथाइल क्या है बी। ठीक है, तो यानी कि ये वाली पोजीशन आ रही है, दोनों पे जो मिथाइल है, दोनों केस में मिथाइल है वो जनरली हमारा एक्सियल पोजीशन पे आ रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि अगर मैं मिथाइल को अबव रखूं, लेट्स सपोज दिस मिथाइल इज अबव, Br इज अबव, नेक्स्ट केस में यहाँ पे CH2 है, उससे आगे CH2, बिलो द प्लेन यहाँ पे क्या है मिथाइल, और उससे आगे अबव द प्लेन अगर हम रखेंगे तो मिथाइल आ रहा है मुझे। और कोई पॉसिबिलिटी देखो यहाँ पे ध्यान से, 1,3 डायक्सियल सब्स्टिट्यूशन की और कोई पॉसिबिलिटी देखो यहाँ पे ध्यान से, आप लोगों को अगर नजर आ रही हो तो ओके। अगर मैं एक और पॉसिबिलिटी देखूं, अगर मैं एक और पॉसिबिलिटी देखूं यहाँ पे, इस वाले केस में ये हमारे पास में 1 2 पोजीशन, ठीक है, और इधर 1 2 पोजीशन 2, भाई नहीं ये मिथाइल यहाँ नहीं है, मिथाइल हमारा यहाँ है, दिस मिथाइल इज, क्योंकि मिथाइल से 2 कार्बन छोड़ोगे ना तो हमने 1 कार्बन छोड़ दिया, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास में। ठीक है, दिस इज लाइक, तो ये मिथाइल हमारा यहाँ आएगा, इसको एक बार करेक्ट, दिस इज द मिथाइल, सॉरी Br है, Br हमारा यहाँ पे आएगा, मिथाइल नहीं Br। ठीक है, अगर आप देखो कि हमने एक कार्बन नेक्स्ट किया था ना, ठीक है, हाँ, तो यहाँ से जो Br है वो कहाँ आ रहा है इक्वेटोरियल के ऊपर, उसके बाद में ये वाला जो Br है वो कहाँ आ रहा है एक्सियल के ऊपर। मुझे और इससे ज्यादा तो कोई स्टेबल कंफर्मेशन दिखाई नहीं दे, ए और बी के केस में यही मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल कंफर्मेशन दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पता है, ठीक है, तो ए और बी में आप देखो, ए के केस में तो एक्सियल रखा हमने Br, और बी के केस में जो Br है वो कहाँ आ रहा है इक्वेटोरियल पे आ रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ बच्चों कि ए के केस में तो एक्सियल और बी के केस में इक्वेटोरियल, ठीक है, तो वो किसके साथ में मैच कर रहा है, दैट इज मैचिंग विद द ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी के साथ में आई थिंक मैच कर, और ट्राई करो जल्दी से। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी यू कैन सी हियर कि एक्सियल इन केस ऑफ ए एंड इक्वेटोरियल इन केस ऑफ बी, एक्सियल इन केस ऑफ ए एंड इक्वेटोरियल इन केस ऑफ बी। क्लियर है सबको इतनी सी बात कि एक्सियल इन केस ऑफ ए एंड इक्वेटोरियल इन केस ऑफ बी। ओके बेटा, तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों ये आप लोगों के लिए, ठीक है, एग्जाम में पूछने की संभावना पूरी हो सकती है इस क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन पूछा गया देखो दिसंबर 2018 में पूछा हुआ CSIR नेट, CSIR नेट में दिसंबर 2018 में पूछा हुआ सवाल है बेटा, CSIR नेट में दिसंबर 2018 में पूछा हुआ सवाल। तो देखो
जब CSIR नेट वाले को इजी से अपने मतलब इजीली नंबर देने होते हैं कि सबको लो भाई 2-2 नंबर ले लो, तो वो इस टाइप की इजी सवाल भी पूछ लेता है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे डिफिकल्ट सवाल हो, कुछ बेसिक कंसेप्ट से भी हमसे है वो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ध्यान से, इसमें हमसे क्या पूछा हुआ है, द अमंग द फॉलोइंग द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। जब भी बच्चों हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, whenever you want to find out the optical activity, जब भी हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी फाइंड आउट करना तो दो मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड जो हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड है, जिसमें हम रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट देखते हैं, ठीक है ना, जिसमें हम बेसिकली रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट देखते हैं। दूसरा मेथड दैट इज द थ्योरेटिकल मेथड, और इस थ्योरेटिकल मेथड में, इस पर्टिकुलर थ्योरेटिकल मेथड में हम लोग सिमेट्री एलिमेंट से चेक करते हैं। पीओएस भी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए और सीओएस भी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों ही प्रेजेंट नहीं है तो दैट मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। इनमें से अगर एक भी प्रेजेंट हो गया तो मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो ये चीज मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहाँ पे देखो, ए वाले केस में अगर मैं यहाँ से पास करूँ तो आप खुद देख सकते हो कि मैम यहाँ से तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही है। दिस मॉलिक्यूल हैविंग द पीओएस, मतलब ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहां से आप यहां से भी पास कर सकते हो और यहां से भी पास कर सकते हो। दोनों जगह से मैंने पास की, दोनों जगह से यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो पास हो रही है और भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो मतलब यहाँ पे भी पीओएस हमारे पास में प्रेजेंट है, तो ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। नेक्स्ट वाले केस में अगर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री इस कार्बन से पास कर दूं, जो इन कार्बन से कट करता हुआ जाएगा, तो इस CH2 और इस CH2 को यहाँ से रिफ्लेक्ट करे, तो क्या मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि यहाँ पे भी हमारे पास में पीओएस प्रेजेंट है, तो ये भी मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। नेक्स्ट वाले डी वाले केस में अगर हम देखें, या तो मैं ऐसे पास करती हूँ या मैं ऐसे पास करती हूँ, कैसे भी पास कर लो इसमें से, प्लेन ऑफ सिमेट्री आप कैसे भी इसमें से पास कर सकते हो, ऐसे या ऐसे कैसे भी आप इसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर सकते हो। दैट मॉलिक्यूल विल बी, यहाँ पे पीओएस प्रेजेंट नहीं है और क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है, मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब सेंटर आप ढूंढो जिसमें 180 डिग्री पे एग्जैक्ट मॉलिक्यूल्स हमें वहां पे नजर, 180 डिग्री पे बिल्कुल एग्जैक्ट कि अपोजिट। अगर यहाँ पे CH2 है तो इसके फ्रंट में अगर CH2 है तो बैक में भी CH2। यहाँ अगर मिथाइल अबव द प्लेन है तो इस वाले कोने में मिथाइल अबव बिलो द प्लेन आना चाहिए। लाइक दैट 180 डिग्री आप चूज करो, बट यहाँ पे तो मुझे कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा, और जब मुझे कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, डी। तो इजी सा सवाल पूछ लिया, बताओ जल्दी से क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? ये सवाल सबको क्लियर हुआ? बहुत इजी सा सवाल हमसे पूछा हुआ था, तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, डी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के साथ। हमसे क्या पूछा गया है, एक मॉलिक्यूल आपको दे रखा, ये मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन आर है, इट कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री, एस कॉन्फ़िगरेशन है, या फिर इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, आर कॉन्फ़िगरेशन है, एस कॉन्फ़िगरेशन है, क्या है? जल्दी देखिए बच्चों और बताइए फटाफट से व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फटाफट से ट्राई करो भाई इस क्वेश्चन, जल्दी जल्दी ट्राई करो, जल्दी जल्दी से ट्राई करो कि इस मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन आर है, एस है, या फिर ये सेंटर ऑफ सिमेट्री को कंटेन कर रहा है, या फिर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री को कंटेन कर रहा है। क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, जल्दी बोलो। ओके बच्चों देखो, यहाँ पे सिंपली प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, मान लो इस टाइप के मॉलिक्यूल है, तो इसको आप जस्ट लाइक अलीन सिस्टम की तरह, इस बार का अगर हम देखें तो CSIR नेट, अभी जो ये पेपर हुआ था ना CSIR नेट 2024, ठीक है, जून का जो पेपर हुआ था, उसमें इस वाले पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की साइक्लोहेक्साइन अल्काइलिडीन टाइप की मॉलिक्यूल की यहाँ पे RS कॉन्फ़िगरेशन हमसे पूछ ली थी बच्चों, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है।
तो ये CSIR नेट जून 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब एग्जैक्ट नहीं, इसके आरएस कॉन्फ़िगरेशन पूछ ली थी, क्वेश्चन डिफरेंट है बट इसी टाइप के मॉलिक्यूल के आरएस कॉन्फ़िगरेशन पूछ ली थी। और ये वाला जो मॉलिक्यूल है, अगर हम इसमें देखें कि क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कैसे। अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें, दिस इज साइक्लोहेक्सेनाइडीन, इधर बिलो द प्लेन यहाँ पे क्या दे रखा है H, और यहाँ पे अबव द प्लेन क्या दे रखा है COH, ठीक है, डबल। यहाँ पे क्या है बेटा COH, यहाँ पे क्या है, ठीक है फाइन। तो जनरली इसको अगर मैं A कंसीडर करूं और ये B, A और B, अगर इनमें से एक भी इक्वल होता है, दिस इज C और D, अगर इनमें से एक भी इक्वल होता है तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। अगर इनमें से एक भी इक्वल नहीं हुआ, मतलब दोनों के दोनों A इज नॉट इक्वल टू B, C इज नॉट इक्वल टू D, देन इट डज नॉट कंटेन एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यानी कि यहाँ पे अगर A इज नॉट इक्वल टू B एंड C इज नॉट इक्वल टू, दोनों ही इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं। इनमें से अगर एक भी इक्वल हो गया, A इज इक्वल टू B या फिर C इज नॉट इक्वल टू D, एक इक्वल हो गया तो मतलब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल A इज नॉट इक्वल टू B एंड C इज इक्वल टू B, इस केस में भी हमारे पास में प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में भी हमारे पास में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है एटलीस्ट। मतलब कि अगर इनमें से एक भी इक्वल हो गया तो वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो। इनमें से कोई भी इक्वल नहीं होना चाहिए, A इज नॉट इक्वल टू B होना चाहिए, C इज नॉट इक्वल टू D होना चाहिए, कोई भी इक्वल नहीं होना चाहिए बच्चों। और जब इनमें से कोई भी इक्वल नहीं होगा तब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो यहाँ पे है, और यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री भी आपको नजर नहीं आ रही। बचा क्या, R और S कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अब मुझे इस मॉलिक्यूल की यहाँ पे R और S कॉन्फ़िगरेशन है वो फाइंड आउट करना। इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के विद रिस्पेक्ट में आई हैव टू फाइंड आउट द R and S configuration in this particular case। तो चलिए भाई R और S configuration हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। R और S configuration हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। कैसे करते हैं ऑलरेडी मैंने आपको सिखा रखा। फॉर एग्जाम्पल यही सिस्टम है हमारे पास में, ठीक है, बिलो द प्लेन यहाँ पे क्या है H, अबव द प्लेन यहाँ पे क्या दे रखा है हमें COH, डबल बॉन्ड है, इधर क्या है बेटा COH और यहाँ पे क्या है, ठीक है फाइन मैम। अब यहाँ पे नंबरिंग शुरू कर, नंबरिंग मतलब अबव बिलो वाले को बाद में देना, पहले इनको प्रायोरिटी दो 1 और 2 की। तो फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी COH, सेकंड प्रायोरिटी किसको जाएगी H, इस पर्टिकुलर केस में थर्ड प्रायोरिटी किसको जाएगी, फोर्थ को, इसको COH को, फोर्थ प्रायोरिटी बिलो द प्लेन H। जब फोर्थ प्रायोरिटी व्हेन फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे होती है, जब फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे होती है तो अगर 1 से 2, 2 से 3 अगर हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी अप, और 1 से 2, 2 से 3 अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या नजर आएगी S। तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते, फटाफट से बताइए बेटा कैलकुलेट करके जल्दी से, क्या आया है, R आया है या S कॉन्फ़िगरेशन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपकी R है या S, जल्दी करो कैलकुलेट। जल्दी 1 से 2, 2 से 3 if we move to the clockwise R, 1 से 2, 2 से 3 if we move to the anti-clockwise S, ठीक है। तो देखो सिंपल सा था भाई, 1 से 2, 2 से 3 हम मूव कर रहे हैं एंटी है ना, हम कैसे मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज ही तो मूव कर रहे हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, R रहेगी। और क्या है, बिलो द प्लेन H है, मतलब फोर्थ प्रायोरिटी हमारी डैश पे है, तो हमें यहाँ पे चेंज करने की जरूरत ही नहीं। फोर्थ प्रायोरिटी इफ वी हैव ऑन द डैश तो नो नीड टू चेंज, ओके। चलिए भाई नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे, आपको इसकी मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन बताना। यू हैव टू फाइंड आउट द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल, you have to find out the most stable conformation of this molecule।
among the structure given below, the one that compound to the most stable compound of A is, यानी कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो वो कौन सा, बताइए जल्दी से फटाफट। अबाउ द प्लेन मिथाइल है, अबाउ द प्लेन OH, ट्राई करो भाई, ट्राई करो जल्दी से। यानी कि ये इसकी फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन, ये 1, 2, 3 और फोर्थ पोजीशन, ठीक है। तो जनरली हमने देखा है कि बोथ विल बी इक्वेटोरियल देन दैट विल बी द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन, है ना। ये वाला मिथाइल यहाँ एक्सियल है, OH यहाँ पे इक्वेटोरियल है, इधर मिथाइल एक्सियल है, OH है वो एक्सियल है, तो मतलब दोनों के दोनों अबव द प्लेन होने चाहिए। ये भी अबव द प्लेन है, ये अबव द प्लेन है, ये मिथाइल अबव द प्लेन है, OH बिलो द प्लेन है, तो ये तो हमारा वैसे ही कट हो गया, तो डी ऑप्शन तो हमारा वैसे ही कट हो गया। ये भी अबव द प्लेन है, 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 बट यहाँ पे ये इसके 1 4th पोजीशन पे होना चाहिए ना, और ये कौन सी पोजीशन पे लगा है, 3rd पे, तो सी वैसे ही कट हो गया। तो सी और डी ऑप्शन तो मैंने एलिमिनेट कर दिए बच्चों। नाउ वी हैव ए एंड बी, नाउ वी हैव टू चूज फ्रॉम ए एंड बी। हमें आप यहाँ पे ए और बी में से चूज करना है विच वन इज द करेक्ट, विच वन इज नॉट करेक्ट। बोलो जल्दी से फटाफट कमेंट करके। बेटा इधर देखिए, अबव द प्लेन मिथाइल है एंड वी हैव अबव द प्लेन OH, ठीक है, OH। तो इसमें देखो, अबव द प्लेन वी हैव द मिथाइल, ठीक है, अबव द प्लेन वी हैव द OH, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों जब हम OH को एक्सियल, ऐसा तो क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी करवाया था, अगर ये OH हमारा एक्सियल है तो बेसिकली इस 1 2 3rd पोजीशन पे OH अगर एक्सियल है, तो यहाँ पे इस एक्सियल OH के होने की वजह से और इस ऑक्सीजन के प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे आपको नजर आएगी हाइड्रोजन, मतलब एक तरीके से इंटरेक्शन। और जब जब किसी मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन होती है बेटा, तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है। जब जब किसी मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन होती है तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है, और दैट लीड्स टू द स्टेबिलिटी। तो इसीलिए तो बोला जाता है ना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां होगी मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आई थिंक यहाँ से ए आया हमारा, सो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द ए। आई बात समझ में, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या आया है यहाँ पे, ए। क्लियर है सबको इतना? So here the most stable conformation of this OH and oxygen is the A. आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग इसको NAT का सवाल कंसीडर करो और फटाफट से निकाल के बताओ। इन्होंने हमसे क्या पूछा हुआ, द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर। आपसे टोटल स्टीरियो आइसोमर नहीं पूछे, आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर, यानी कि यहां से हमें से क्या पूछा गया है, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर। यू हैव टू फाइंड आउट द ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स। आपको यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स फाइंड आउट करने हैं। फॉर्मूला आपको बताई ही है इस टाइप के मॉलिक्यूल्स में। अगर सिमेट्रिकल है तो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, एन की वैल्यू ओड के लिए अलग से फॉर्मूला, एन की वैल्यू इवन के लिए अलग से फॉर्मूला। अगर अनसिमेट्रिकल है तो डायरेक्ट टू की पावर एन। अब तुम खुद डिसाइड करो कि ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। टेक योर 1 मिनट, सबसे पहले अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करती हूँ इस क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से सॉल्व करो। ओके, ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो, ठीक है।
अगर हम बेसिकली देखें ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स, तो देखो अगर सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल के लिए एन की वैल्यू, ओड के लिए एन की वैल्यू, इवन के लिए अलग अलग होगी। तो बच्चों ये मॉलिक्यूल CH3, यहाँ पे क्या है CH, इधर क्या है OH, यहाँ पे क्या है CH, इधर क्या है OH, यहाँ पे CH OH और यहाँ पे CH। तो दिस इज कायरल कायरल, ठीक है। अब मतलब ये हमारा कायरल सेंटर है, तो एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3। अब कई बच्चों को इसमें डाउट हो रहा होगा कि मैम ये कैसे कायरल हो सकता है। बेटा ये हमारा सूडो कायरल सेंटर, दिस इज अवर सूडो कायरल सेंटर। किसकी वजह से हो रहा है, अगर लेट्स सपोज इसकी कॉन्फ़िगरेशन R हो जाए और इसकी कॉन्फ़िगरेशन S हो जाए, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक बिलो द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, एक अबव द प्लेन, अरेंजमेंट डिफरेंट तो हो सकती है, अरेंजमेंट ऑफ एटम तो हमारे डिफरेंट हो सकती है। अगर एक की कॉन्फ़िगरेशन हमारी अबव R हो जाए, दूसरे की S हो जाए, तो कॉन्फ़िगरेशन तो डिफरेंट है। तो इस टाइप के सेंटर को, मतलब जो आपको सेम मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं बट एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि, क्योंकि इनके अरेंजमेंट डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकते हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ ए सूडो कायरल सेंटर। जैसे ही एक R हो गया, दूसरा S हो गया, जैसे इस तरीके की अरेंजमेंट हमें देखने को मिली, दैट लीड्स टू द कायरलिटी, टू दिस कायरल सेंटर। तो ये कायरल सेंटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसको क्या नाम देंगे, सूडो कायरल सेंटर का हम यहाँ इसको नाम, ठीक है, सूडो कायरल सेंटर का हम इसको नाम देंगे। तो देखो अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 3 है, तो ये क्या है बेटा सिमेट्रिकल है ना, इसमें हमारे पास में बीच से कट करो तो सिमेट्री प्रेजेंट। सो दिस इज सिमेट्रिकल, दिस इज सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल के लिए टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है, 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस प्लस 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये हम ऑप्टिकली एक्टिव, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव निकालने हैं तो 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं। अगर यहाँ पे 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 है तो दैट इज अवर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये क्या होता है बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ऑप्टिकल एक्टिविटी की, तो 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस डिवाइडेड 2, तो ये हो गया हमारा ऑप्टिकली एक्टिव के लिए। n की वैल्यू अगर मैं यहाँ से 3 पुट करूँ तो 3 माइनस 1 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 कितना हो गया बेटा 4 माइनस 1, तो यहाँ पे टोटल आंसर कितना आया हमारे पास में 2। एक बार कैलकुलेशन चेक करो फटाफट से, ठीक है या नहीं है, ठीक है, जल्दी से चेक द कैलकुलेशन है। ओके बच्चों फाइन, क्लियर है सबको, इतना इतना तो सबको यहाँ से क्लियर होना चाहिए। इसकी कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, दिस इज अवर सूडो कायरल। उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपको क्या बताना है, आपको इसकी मोस्ट एबल कंफर्मेशन बताना कि ये किस पर्टिकुलर कंफर्मेशन में एग्जिस्ट करेगा, चेयर फॉर्म में, बोट में, हो सकता है नहीं हो सकता है, और व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, कि ये सब्स्टिट्यूएंट है वो एक्सियल आने चाहिए, ये सब्स्टिट्यूएंट है वो हमारे इक्वेटोरियल आने चाहिए। सो व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, ये चीज हमें यहाँ पे डिसाइड करनी है बेटा। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन में लिखूं, तो सबसे पहले मैं इसको चेयर फॉर्म में लिखूं, तो मैंने इसको यहाँ पे चेयर फॉर्म में करना, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये फर्स्ट पोजीशन और ये फोर्थ पोजीशन। अगर मैंने यहाँ पे इसको अबव द प्लेन, क्योंकि बल्कियर ग्रुप है वो अबव द प्लेन होना चाहिए, मतलब अबव द प्लेन कैसे, ये जो बल्कियर ग्रुप है ये हम इसको इक्वेटोरियल रखना पसंद है, ये बल्कियर ग्रुप जो यहाँ पे है इसको हम लोग इक्वेटोरियल रखना पसंद करेंगे, ठीक है भाई। तो जो ये बल्कियर ग्रुप है दैट विल बी
ये जो बल्कियर ग्रुप है इसको हम लोग इक्विटोरियल रखेंगे, बट इन्होंने स्टीरियो बता दिए बेटा, स्टीरियो चेंज नहीं करनी है। अब इसको भी ट्राई करो इक्विटोरियल रखने की, बट इसकी स्टीरियो चेंज नहीं करनी है। दिस इज ऑल्सो अब, ठीक है, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, अब होने चाहिए। आई बात समझ? दिस इज ऑल्सो अब, दिस इज ऑल्सो। तो देखो पहले मैंने यहां से शुरू किया, यहां से मैंने शुरू किया, तो इस इक्वेटोरियल को मैंने यहाँ पे अबव कंसीडर कर, तो CH3 CH3 CH3, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको अबव कंसीडर कर लिया, किसको, इक्वेटोरियल। सो दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ में बेटा अभी इक्वेटोरियल नहीं जा सकता क्योंकि अबव है वो इसका एक्सियल है, तो मुझे इसको यहाँ रखना, ठीक है। इसके बाद ये जो OH है वो अबव है, तो ये यहाँ होगा, और ये जो OH है वो अबव है, तो ये यहाँ, ठीक है। और कोई पर्टिकुलर कंफर्मेशन अगर मैं देखूं, अगर मैंने यहां से शुरू किया अबव इक्वेटोरियल CH3 CH3 1 2 3 और 4, तो फोर्थ पोजीशन भी अबव होना चाहिए। मतलब ऑब्वियस ही बात है, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल, एक एक्सियल और दिस इज इक्वेटोरियल, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल, तो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप आएगा ही आएगा। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप एक्सियल आ जाए, क्या बोला था बच्चों मैंने, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप एक्सियल आ जाए तो वहां पे बहुत ज्यादा उसको 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन देखने को मिलती है। 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, दैट लीड्स टू द अनस्टेबिलिटी, जो बेसिकली अनस्टेबिलिटी को लीड्स करता है। मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो ये चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट ना करके, चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट ना करके बच्चों ये ट्विस्ट बोट में एग्जिस्ट करता है। दिस विल एग्जिस्ट इन द ट्विस्ट बोट स्ट्रक्चर, ठीक है। सो दिस इज अपने आप में ही ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये किसमें एग्जिस्ट करता है, ट्विस्ट बोट में एग्जिस्ट करता है। तो इसकी ट्विस्ट बोट स्ट्रक्चर देखिए, ठीक है, इधर आएगा OH, यहां पे भी OH, इधर हमारे पास में टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप और यहाँ पे भी टर्शियरी ब्यूटाइल। तो एज सच इसको यहाँ पे 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन नहीं मिलती क्योंकि टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप एक्सियल पे नहीं जाता। सो दैट लीड्स टू द स्टेबिलिटी। ये जो फॉर्म है, ये जो स्ट्रक्चर है वो ट्विस्ट बोट में एग्जिस्ट करता है। किसकी वजह से, इस टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप की वजह से। किसकी वजह से, इस टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप की वजह से। क्योंकि अब जरूरी नहीं है, मैंने आपको एक और क्वेश्चन बताया था भाई, एक और क्वेश्चन बताया था। लेट्स सपोज यहाँ पे 1,4 सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, 1,4 डाया सब्स्टिट्यूशन, किसके ऊपर, साइक्लोहेक्सेन के ऊपर, 1,4 डाया सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैंने सिस कंसीडर कर लिए, दोनों टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा रही हूँ मैं सिस के ऊपर। दूसरे केस में भी यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप कहाँ पे, मतलब ये सिस पे आ गया। सेकेंड केस कहाँ, मैंने इन दोनों को ट्रांस कंसीडर किया, बिलो द CH3 और यहाँ पे अबव द प्लेन CH2 CH, ठीक है। एक क्या है बेटा, दूसरा क्या है यहाँ पे, ट्रांस। अगर मैं इसमें देखूं, इस पर्टिकुलर केस में देखूं, तो इसको कन्वर्ट करो साइक्लोहेक्सेन, इसको कन्वर्ट करो साइक्लोहेक्सेन। ये कहाँ है, बिलो, तो इसको कहाँ रखना पसंद करोगे, बिलो इक्वेटोरियल। ये भी कहाँ है, बिलो। तो अगर मैंने इसको यहाँ बिलो इक्वेटोरियल फर्स्ट पोजीशन, तो इसकी फोर्थ पोजीशन पे बिलो का कहाँ आएगा, ये एक्सियल पे आएगा, ठीक है। तो यानी कि एक एक्सियल आ रहा है, एक इक्वेटोरियल आ रहा है, कैसे भी करके देखो। अगर मैंने इसको चेयर फॉर्म में लिखा तो एक एक्सियल है और एक इक्वेटोरियल है, एंड दैट इज अनस्टेबल। तो इसीलिए, क्योंकि टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप बहुत ज्यादा बल्कियर ग्रुप होता है, बहुत ज्यादा बल्कियर ग्रुप होता है, बहुत ज्यादा बल्कियर ग्रुप होता है, तो इसीलिए ये जो जब जब टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप एक्सियल पे आता है तो वो चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करना ही बंद कर, वो ट्विस्ट बोट फॉर्म में एग्जिस्ट कर। तो यानी कि यहाँ पे ये ट्विस्ट बोट फॉर्म में करना, एक बिलो, ये भी बिलो और ये भी, यानी कि दिस विल एग्जिस्ट इन द ट्विस्ट बोट। ये हमारे पास में क्या है, ट्विस्ट बोट, इधर बिलो द प्लेन टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, यहाँ पे अबव द प्लेन टर्शियरी। तो ये किस में एग्जिस्ट करता है, ट्विस्ट बोट। उसके बाद में जब ये ट्रांस है तो चेयर फॉर्म ड्रॉ करो, यहाँ पे बिलो द प्लेन, यहाँ पे क्या लगा हुआ, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, और यहाँ पे अबव द, ये 1 और ये 4, नंबरिंग कर लो इसकी, 1 2 3 4,
तो फोर्थ पोजीशन के ऊपर क्या लगा हुआ है, अबव द प्लेन टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है। बट दोनों के दोनों इक्वेटोरियल है, तो जब दोनों के दोनों इक्वेटोरियल है तो दैट इज द मोर स्टेबल। इफ बोथ आर इक्वेटोरियल देन दैट इज द मोर स्टेबल। क्लियर है सब बच्चों को या नहीं है? जल्दी बोलो बच्चों। ओके फाइन। अब देखो अगर 1,3 डाया सब्स्टिट्यूशन का केस है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो यही करवाते हैं। 1,3 डाया सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, अगर ये 1,3 डाया सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन का केस, लेट्स सपोज दिस इज द केस ऑफ 1,3 डाया सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। इसमें भी मैंने एक को यहाँ पे ट्रांस, एक अबव द प्लेन CH3 और ये बिलो द प्लेन CH3, दूसरा एक ट्रांस एक सिस है। सिस में आप दोनों अबव भी रख सकते हो, दोनों बिलो भी रख सकते हो, एक ही बात। सिस का मतलब सेम स्टेट। व्हाट डू यू मीन बाय द सिस? सिस मींस सेम स्टेट, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन 1,3 पोजीशन 1 2 3, तो 1 के ऊपर अबव द प्लेन टर्शियरी ब्यूटाइल, 2 3 3 के ऊपर बिलो द, ठीक है। ये ऐसे है। इस पर्टिकुलर केस में ये 1 2 3, तो 1 पे अबव द प्लेन टर्शियरी ब्यूटाइल, 2 हमारा खाली, 3 पे अबव द प्लेन टर्शियरी ब्यूटाइल। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये तो इसके स्टेबल है, बट ये चेयर फॉर्म में, क्योंकि टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप कहाँ आ गया है हमारे पास में, एक्सियल पे आ, तो ये चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट ना करके, ये चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट ना करके इट विल एग्जिस्ट इन ट्विस्ट, इट विल एग्जिस्ट इन ट्विस्ट बॉट। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, इट विल एग्जिस्ट इन द, ठीक है। तो ये किसमें एग्जिस्ट करेगी? ये ट्विस्ट बॉट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। क्लियर है भाई? जल्दी से बताइए फटाफट। क्लियर है बच्चों? क्लियर है फाइनली? सो दिस इज हाउ दिस विल एग्जिस्ट, दिस विल एग्जिस्ट इन द ट्विस्ट बॉट फॉर्म, ठीक है। कब ये ट्विस्ट बॉट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, कब ये चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी? तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। देखो क्योंकि ये सवाल हमारा CSIR नेट में भी पूछा हो, इस टाइप का सवाल, ये ट्विस्ट बॉट वाला, ठीक है। ये जो ट्विस्ट बॉट वाला है ये नेट में भी पूछा हुआ है और ये जैम में भी पूछा। 1,3 डाइजेन सब्स्टिट्यूशन का सवाल, ठीक है, नेट में भी पूछा गया है इस कंसेप्ट से रिलेटेड, और इस कंसेप्ट से रिलेटेड जैम में भी पूछा गया, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन फॉर्म, ये तो बहुत इजी है। जल्दी जल्दी यहां से भी हमें क्या फाइंड आउट करनी है? मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ही तो फाइंड आउट करनी है। करो भाई जल्दी से फाइंड आउट। You have to find out the most stable conformation for this one, ठीक है। We have to find out the most stable conformation। अरे भाई जहां पे तीनों के तीनों इक्वेटोरियल पे ज्यादा एग्जिस्ट कर जाए दैट इज द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन, सिंपल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये चेयर फॉर्म ड्रॉ कर, चेयर फॉर्म आई एम ड्रॉइंग हियर, दिस वन इज 1 2 3, 1 पे अबव द प्लेन मिथाइल 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे 4 पे अबव द प्लेन मिथाइल, 2 पे अबव द प्लेन, ठीक है।
तो अगर मैं ये वाली पोजीशन देखूं कि यहाँ पे अबव द प्लेन मिथाइल 1 2, यहाँ पे अबव द प्लेन मिथाइल 3 4 और यहाँ पे अबव द प्लेन मिथाइल, तो यानी कि यहाँ पे 2 मिथाइल एक्सियल पे आ रहे हैं और यहाँ पे एक ही मिथाइल एक्सियल पे आ रहा है और 2 मिथाइल इक्विटोरियल पे आ रहे हैं। ठीक है, एक मिथाइल है वो एक्सियल पे आ रहा है और 2 मिथाइल है वो इक्विटोरियल पे आ रहे हैं। तो मैं किसकी तरफ जाना पसंद करूंगी? I will go for this. I will go for this. This is the most important. ठीक है, ये हमारी सबसे ज्यादा स्टेबल कंफर्मेशन हमें देखने को मिले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये वाला आइडेंटिफाई द enantiomers of the food. We have to identify the enantiomers of the food. In this question आपको यहाँ पे enantiomers फाइंड आउट करने हैं। बेस्ट वे है या तो आप जनरली आरएस कॉन्फ़िगरेशन से कर लो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने में, बट बहुत इजी सवाल। आप इसको फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करके कर सकते हो। तो फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करके थोड़ा सा इजी रहे, फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करके थोड़ा सा इजी रहेगा इसमें कि किस तरीके से हम इसके एनेंटियोमर्स है वो फाइंड आउट कर सकते। बहुत इजी से सवाल, करो जल्दी से। व्हाट इज द करेक्ट आंसर है? इजी सा है बेटा, जल्दी बोलो, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ए है, बी है, ए और बी आपके एनेंटियोमर्स है, ए एंड सी है, बी एंड डी है, सी एंड डी। Which one is the enantiomer here? Which one is the enantiomer here? कौन कौन से यहाँ पे enantiomers? बढ़िया enantiomers। देखो बेटा, अगर इसमें हम देखें तो सबसे पहले यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द फिशर। ठीक है, सबसे पहले आप इसको फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करो। कैसे? आप इसको 90 डिग्री रोटेट, यानी कि फिशर फॉर्म में पहले कन्वर्ट करके, फिशर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके देखो, कन्वर्जन करके देखो, और उसके बाद में आपको जो एनेंटियोमर्स मिलेंगे ना वो सी और डी। ठीक है, कैसे? देखो ध्यान से, अगर मैं इसको फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो CH3 था, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में CH3। ठीक है, 90 डिग्री रोटेट करके इसको फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करो। अबव द प्लेन Br, बिलो द प्लेन H। एक करवाती हूँ, बाकी तुम लोग करोगे। बिलो द प्लेन Br, अबव द प्लेन H। ठीक है, तो यहां से CH3 अप, CH3 डाउन। कैविटी कहाँ है? राइट, तो अबव द प्लेन कहाँ जाएगा? राइट, ये H। ठीक है, कैविटी कहाँ है? लेफ्ट, लेफ्ट में है तो अबव द प्लेन यहाँ लेफ्ट में, और यहाँ पे क्या आएगा? प्लेन। और जिसमें हमारे पास में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाती है, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाती है वो वाला तो आपका एनेंटियोमर कैसे होगा? पीओएस वाला तो एनेंटियोमर हो ही नहीं सकता। तो ए और बी तो हमारे वैसे ही कट हो गए। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन। ठीक है, बी में आप लोग चेक करना, बी भी आपको, बी और डी भी आपको नहीं मिलेंगे। मिलेगा कौन सा? सिर्फ और सिर्फ CO2। तो देखो एक से ही हमने यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। अब आप बी और डी को, बी सी और डी को आप यहाँ पे करके चेक कर सकते हो। तो सी और डी यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे? एक दूसरे के एनेंटियोमर्स है वो ऑप्टेन। ठीक है, एक दूसरे के एनेंटियोमर्स है वो हमें यहाँ पे ऑप्टेन। ठीक है बच्चों, सो इसी तरीके से क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज की क्लास में हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है किए हैं। सबको अपनी नोटबुक पे उतार लेना ताकि लास्ट टाइम जब रिवीजन करो, ठीक है, रिवीजन करके जाओ। लास्ट टाइम जब आपका पेपर हो, रिवीजन करके जाओ तो एक बार इन कंसेप्ट्स को गो थ्रू करके जाना। ठीक है भाई, गो थ्रू करके जाना। जिस भी बच्चे ने पहले वाले क्वेश्चन नहीं किए हैं वो भी आप लोग वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, आप वहां से देख सकते हो। स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेक्शन हमने किया है। तो बच्चों इनको ना मतलब आप एक तरीके से एज अ कोई भी नोटबुक है, मतलब जहां पे अपने नोट्स बना रखे हैं, या फिर कोई अलग नोटबुक बना लो जिसमें आपको जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उसको उतार लिया। ठीक है, ताकि लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करो कि हाँ ये वाला कंसेप्चुअल क्वेश्चन था तो थोड़ा मुझे इसको रिवाइज करना है। बाद में सोचोगे कि वो वहां पे क्वेश्चन किया था, फिर रिवीजन करने में डिफिकल्टी आएगी, तो इसको ना अपना उतार लिया करो अच्छे से। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू सो मच। आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।